My dear student of standard 7th, welcome back once again. And this time I had brought chapter number 1, two big states, and this time we are going to discuss its question answer. We already covered up all the 8 chapters from chapter number 2 to 9. Only this chapter is pending. That is, I am going to cover it today itself. And explanation wise, I have covered all the chapters. And friends, on my YouTube channel, if you go on my Simply Social link and if you check out the playlist, then you will find standard 7 semester 1, and only standard 7 student can easily get the videos from that section. So without any further delay, let's begin. But before that, I would like to share something with you. See friends, there is a slok, and you have to recite with me. Okay, so let's begin. Om भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया. बेसिकली आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. अगर आप इसको 3 टाइम्स 5 टाइम्स कंटिन्यूसली बोलते हो देन आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा एंड इट गेट्स शार्प ऑल्सो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दस. Okay, so here is your questions. Your first question is, study the map of the state of Hertz and Pulkesi 2 and note down the major cities and rivers. So आपको किंग हर्ट्स के और पुलकेसी के मैप स्टडी करने के बाद आपको इम्पोर्टेंट सिटीज़ के बारे में एंड इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में बताना है. सो ओनली यू हैव टू show the name of cities and name of the rivers. So let me go through the answer. Only name is there, so nothing to explain in this answer. Under the rule of Harshvardhan and Pulkesi II, chiefly Vallabhi, Pallava, Kannauj, Kalinga, Chola, and many other towns, where there are rivers like Ganga, Yamuna, Mahanadi, Godavari, Narmada, and Krishna. Friends, remember, they had asked you the names of the cities and the names of the rivers. Just a minute. आई एम सॉरी फॉर डैट. सो ये जो जितने भी रिवर्स के नाम और अपने सिटीज़ के नाम लिखे हैं, इन सभी रिवर्स और सिटीज़ के नाम कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होंगे. सो अगर आप ये कैपिटल वर्ड नहीं लिखोगे तो मैं इसे ग्रामेटिकल मिस्टेक कंसिडर करूँगा और आपके मार्क्स भी काटूंगा. ठीक है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द पुलकेसी 2 एंड हर्ष पर्सनैलिटी. सो हमारे पास दो किंग हैं, हर्षवर्धन एंड पुलकेसी 2. दोनों की पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क है? वेल, देर आर ओनली 6 पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आंसर. पॉइंट नंबर 1. हर्षवर्धन एंड पुलकेसी 2 वेर कंटेम्पररी kings. So these are the kings. After fighting a few battles, Harshvardhan had feeling of satisfaction, so he stopped indulging into war. So basically कुछ लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हर्षवर्धन थोड़ा सेटिस्फाई हो जाता है और फिर वो लड़ाई लड़ना बंद कर देता है. ऐसा हमारे साथ होता है. कोई नॉर्मल कोई गेम हम लोग प्ले करते हैं तो एक पिक पॉइंट आता है, फिर हमको वो गेम भी बोरिंग लगने लग जाता है. समथिंग लाइक दैट. ओके. पॉइंट नंबर 3. On the other hand, Pulkesi II was over ambitious, okay, and he kept on expanding his kingdom by conquering region through more and more wars. लेकिन जो पुलकेसी 2 था ना, वो ओवर एम्बिशियस था, मतलब ज़्यादा महत्वाकांक्षी था. उसको मतलब जितना जीते उतना कम पड़ता था, एंड वो अपने किंगडम को एक्सपांड किए जा रहा है, लड़ाइयाँ लड़े जा रहा है, और फाइनली उसकी डेथ भी हो जाती है. ओके, उनकी डेथ हो जाती है. We have to show respect to our elders. Okay. So point number 4. Thus Pulkesi II kept on fighting whole his life. So जब तक वो जिंदा थे वो अपनी लाइफ में लड़ते ही रहे. पॉइंट नंबर 5. आई थिंक रेत की वजह से थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ हो जाएगा. Resultantly he died while fighting with the Pallavas king Kanchivaram in 642 AD. सो कांजीवरम की लड़ाई में ये इनकी डेथ हो जाती है लड़ते लड़ते. किंग हर्षवर्धन डाइड आफ्टर 5 years ऑफ द डेथ ऑफ द पुलकेसी 2, डेट इज इन 647 AD. सो उनके 5 साल बाद फिर हर्षवर्धन की भी डेथ हो जाती है. ओके. अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7. कितने शॉर्ट एंड स्वीट आंसर हैं. ओके, होल्ड ऑन, अभी मूवी बहुत सारी बाकी है. चलो पहले 3rd and 4th वालों को देख लेते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 3 में, वाई डिड ह्यून सेंग कैरी बुक्स एंड relics एंड स्टैचूज बैक विद हिम टू चाइना? ओके, ह्यून सेंग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, इंडिया में आए थे, उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया की लैंग्वेजेस, इंडिया का यहाँ का सारा स्ट्रक्चर समझा और अपने साथ बहुत सारी बुक्स, अपने साथ बहुत सारे स्टैचूज, अपने साथ बहुत सारी चीज़ें ले गए थे चाइना में। क्यों क्यों ले गए थे? लेट अस सी। Yun Sang carried books, relics, and statue back with him to China so that he could study Buddhist religion in depth. And when he reached to China, means बुद्ध रिलीजन को बहुत ही डीप में स्टडी करने के लिए वो अपनी बुक्स को ले जाते हैं। ऐसा फ्रेंड्स हमारे साथ भी होता है। से फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज्ड टू विजिट लोथल, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्तंभ लगा था जहाँ पे लोथल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई थी, बट मुझे वो जानकारियाँ पढ़ने का मेरे पास टाइम था, क्योंकि वहाँ के सीन्स एंजॉय करने थे। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली वहाँ पे मैं गया और मैंने वहाँ के एक स्नैपशॉट लिया, फ़ोटो क्लिक किया एंड मैं ठीक है, जब मेरे को टाइम मिलेगा, मैं फ्री होऊंगा तब मैं पढ़ लूँगा। ओके जब मैं इतना स्मार्ट हूँ तो वो तो भाई हमसे हज़ारों साल पहले पैदा हो चुके हैं, तो वो भी स्मार्ट होंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 4। Whom did Hers think of freeing after ascending the throne? तो जैसे ही हर्षवर्धन राजा बनते हैं तो सबसे पहले वो किसको फ्री करवाने के बारे में सोचते हैं। आई थिंक जो लोगों ने लेसन अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको पता होगा। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, हर्षवर्धन फ्रीड हिज इम्प्रिजन सिस्टर राजश्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। जैसे ही हर्षवर्धन राजा बनते हैं तो पहली चीज़ वो ये करते हैं कि वो अपनी सिस्टर को फ्री करवाते हैं देवगुप्ता के शिकंजे से। क्लचेस यानी शिकंजा। Okay, now answer question number 5. Name the play written by the Emperor Harshvardhan. So Emperor Harshvardhan के द्वारा लिखे गए प्ले के आपको नाम लिखने। So the play were written by the Harshvardhan were Nagananda, Ratnavali and Priyadarshika. So Emperor Harshvardhan himself is a great poet and a writer, and उनके द्वारा लिखे गए ये 3 प्ले थे। Okay, नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ते हैं। विच केव वेर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द पुलकेशी टू रेन? तो पुलकेशी टू के समय पे कौन सी गुफाएं बनी थी? वेल, द केव्स ऑफ वतापी, धारापुरी, अजंता वेर बिल्ट ड्यूरिंग द पुलकेशी टू। ओके, वेरी शॉर्ट एंड स्वीट आंसर, ओनली नेम्स यू आर सपोज टू रिमेंबर, बट डोंट फॉरगेट, डोंट डू एनी मिस्टेक इन राइटिंग देयर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। Why was the Hers was not able to defeat पुलकेशी टू? हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू की लड़ाई हुई थी, लेकिन हर्षवर्धन क्यों पुलकेशी टू को नहीं हरा पाया? हर्षवर्धन was not able to defeat पुलकेशी टू because पुलकेशी टू आर्मी was more powerful than हर्ष। तो पुलकेशी टू की आर्मी जो थी वो हर्षवर्धन से ज़्यादा स्ट्रांग थी, इसलिए वो शायद नहीं हरा पाए। नाउ ओके, बाल्टी भर के आंसर आ गया। चलो वेल, यहाँ पे क्वेश्चन है, हु वॉज अ बेटर किंग, हर्ष और पुलकेशी टू? गिव रीजन। बराबर, आपका एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन अच्छा राजा है, हर्षवर्धन या पुलकेशी टू? पूछो काहे, डेट मीन्स गिव रीजन। ओके, सो लेट अस गो थ्रू इट। सो हम लोग ऐसे आंसर नहीं दे सकते, हमको पहले हर्षवर्धन का एनालिसिस करना पड़ेगा, हमको पुलकेशी टू का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर हमको कंपैरिजन भी करना पड़ेगा। ओके, सो इसीलिए ये आंसर थोड़ा बड़ा बन जाता है एंड इट कंटेन्स ओनली 13 पॉइंट्स। आई रिपीट, ओनली 13 पॉइंट्स। ओके, एज किंग हर्षवर्धन कैन कंसिडर बेटर देन पुलकेशी टू। पहले पॉइंट में स्ट्रेट अवे इन लोगों ने हर्षवर्धन को ही विनर डिक्लेयर कर दिया। मगर भाई विनर डिक्लेयर किया है, मगर आपने कौन से बेसिस पे उसको विनर डिक्लेयर किया है? That we are going to see in the point number 2. Harshvardhan was ambitious, valiant, religious and love of art as well as education. So Harshvardhan no doubt एक ambitious राजा था, लेकिन वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान भी था, वेलियंट था, वो रिलीजियस भी था, वो धर्म में भी मानता था। He was a lover of art also. Himself is a writer, himself is a great poet and आर्टिस्ट लोगों को तो बहुत ज़्यादा मतलब सम्मान दिया करता था। आप लोगों ने पुराने शायद माइथोलॉजिकल सीरियल्स में देखा होगा। से फॉर एग्जांपल, आई एम अ किंग। ओके, मेरा चाल चलन किंग बन के जैसे हो गया है, चाल चलन भी किंग जैसा हो गया है। सपोज एक डांसर मेरे सामने आती है और बहुत अच्छा डांस करती है एंड मैं उसके डांस से खुश हो जाता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मेरे गले में जो सोने की माला है मैंने उसको गिफ्ट दे दी,
ऐसे आप लोगों ने सीरियल्स में देखा होगा, आजकल तो कोई ऐसा गिफ्ट देता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। He was equally fond of the literature also, and he was a donor. So लिटरेचर को भी, राइटिंग वर्क को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे, प्लस वो बहुत बड़े दानवीर भी थे। ओके, सो हिस्ट्री में उनको एज ए डोनर भी हम लोग याद रखते हैं। ही मेड अ वेरियस कंस्ट्रक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पब्लिक। उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क किए। कंस्ट्रक्शन वर्क में आपका लेक हो गया, आपकी रोड्स हो गई, ठीक है, पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई। हिज सब्जेक्ट वेर वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड प्रॉस्परस। तो उसकी जो सब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर उसकी पब्लिक, ओके, उसकी जो प्रजा थी वो बहुत ही खुश थी, संतुष्ट थी और पैसे वाली भी थी। इतना अच्छा राजा हो तो पब्लिक तो खुश रहेगी रहेगी। हर्षवर्धन हैड ए डीप नॉलेज अबाउट द रूल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर ऑफ हिज किंगडम। हर्षवर्धन को ऑन द अदर साइड अपना सारा नॉलेज था, कैसे किंगडम को मैनेज करना है, कैसे अपनी पब्लिक को खुश रखना है और कैसे नॉर्मली काम को आगे बढ़ाना है। बहुत तारीफ हो गई है हर्षवर्धन की, आई थिंक। ही हैड अपॉइंटेड वेरियस मिनिस्टर टू लुक आफ्टर हिज किंगडम। एनीवन, उन्होंने अपॉइंटमेंट भी ऐसे किए थे जो उसके किंगडम को अच्छे से देख सके। दस ही वॉज एन एफिशिएंट किंग। आई एग्री, इतने पॉइंट में तो मैं भी मानता हूँ कि इज एन एफिशिएंट किंग। ऑन द अदर हैंड, अब हम लोग पुलकेशी टू को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ऑन द अदर हैंड पुलकेशी टू वॉज एन ओवर एम्बिशियस किंग। ओवर एम्बिशियस है, ज़्यादा महत्वाकांक्षी किंग था। he spent most of his time in expanding his kingdom by conquering the new territory। बस उसको तो एक ही धुन लगी हुई थी कि नए किंगडम पे अटैक करो, उसके अपने अंदर मर्ज करो, अटैक करो, लड़ाई लड़ो, अंदर मर्ज करो। सो ज़्यादातर टाइम उसका इसमें ही स्पेंड होता था। हैंस ही डिड नॉट फाइंड इनफ टाइम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। इसलिए उनको पब्लिक के वेलफेयर के लिए और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कभी टाइम मिला ही नहीं। ओके, सो आई थिंक यहाँ पर हर्षवर्धन के लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। हैंस ही डिड नॉट, ओके ये हो गया है। पॉइंट नंबर 12 पे आ जाते हैं। ही हैड अ ह्यूज किंगडम बट ही डिड नॉट नो हाउ टू मैनेज इट एंड एफिशिएंटली लाइक द हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने ये चीज़ में थोड़ा उनसे आगे बढ़ गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज भी किया था। एंड आई थिंक उनको शायद ये सब चीज़ें शायद पता ना हो। एंड हैंस हर्षवर्धन इज अ बेटर किंग। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग एक और चेक करते हैं। वाई वॉज देयर वॉर बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू, वाई डिड दे नॉट वेज वॉर अगेन। अच्छा, हर्षवर्धन और पुलकेशी टू में एक बार वॉर हुई थी, तो वो लड़ाई क्यों हुई थी? चलो लड़ाई भी हो गई। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है वाई डिड दे नॉट वेज वॉर अगेन, और उसके बाद तो फिर कभी साथ में लड़े ही नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों लड़ाई नहीं लड़ी, क्यों लड़ाई लड़ी, फिर बाद में क्यों लड़ाई नहीं लड़ी। लेट्स सी। पॉइंट नंबर 1, हर्षवर्धन वॉज अ किंग मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हैंस ही वांटेड टू एक्सपांड हिज किंगडम टिल साउथ। उसको फिर ऐसा हुआ कि चलो आधा इंडिया तो हमने अपने अंडर में ले लिया है, तो क्यों ना साउथ तक ले जाएं। तो हर्षवर्धन की इच्छा थी कि पूरे इंडिया में उसका रूल होना चाहिए। ओके, तो ये तो कोई बुरी बात नहीं है, होना भी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। ऑन द अदर हैंड पुलकेशी टू वॉज द किंग ऑफ द रीजन ऑफ द साउथ इंडिया। एंड साउथ इंडिया में उस टाइम पे कौन बहुत बड़ा रूलर था? पुलकेशी टू। हैंस ही वांटेड टू एक्सपांड हिज किंगडम टिल नॉर्थ इंडिया। अब ऊपर बैठा हर्षवर्धन सोच रहा है नीचे तक मेरा रूल होना चाहिए, और नीचे बैठा पुलकेशी टू ये सोच रहा है कि पूरे इंडिया में मेरा रूल होना चाहिए। तो दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है? किंगडम एक्सपांड होना चाहिए, इन शॉर्ट, बराबर। ठीक है, इसमें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। नाउ पॉइंट नंबर 5 कुछ बोलता है, डेट इज व्हेन हर्षवर्धन लेफ्ट हिज आर्मी टू अटैक पुलकेशी टू, एट द सेम टाइम पुलकेशी ऑल्सो लेफ्ट हिज आर्मी टू अटैक द हर्षवर्धन। ओके, तो दोनों तरफ से अपनी अपनी आर्मी लेके निकल पड़े। ऊपर से नॉर्थ से अपने हर्षवर्धन आ रहे हैं, नीचे से साउथ में आते हैं, और ये दोनों मिक्सअप होते हैं। कहाँ होते हैं? लेट्स सी। पॉइंट नंबर 6 बताएगा, बोथ द आर्मी मेट एट नर्मदा। नर्मदा मीन्स इट्स अ नेम ऑफ द रिवर। हमारी जो रिवर है नर्मदा, वहाँ पर इनकी मीटिंग होती है। ठीक है, मीटिंग होती है मतलब फाइटिंग होगी ऑफकोर्स, कोई सुख दुख की बातें तो करेंगे नहीं। दिस लेड इनटू ग्रेट वॉर, एक बहुत महायुद्ध होता है। पुलकेशी टू डिफीटेड हर्षवर्धन इन द वॉर। ओके, सो फाइनली हार किसकी होती है? हर्षवर्धन की। एंड जीतता कौन है? पुलकेशी टू। ओके, हैंस हर्षवर्धन कुड नॉट एक्सपांड हिज किंगडम। इसी कारण फिर हर्षवर्धन अपना किंगडम और आगे एक्सपांड नहीं कर पाया। हाउएवर
हर्षवर्धन कुड नॉट एक्सपांड हिज किंगडम, आई थिंक ये एक ही पॉइंट मैंने 2 बार लिख दिया है। एनी हाउ आप भी 2 बार लिख देना, क्या प्रॉब्लम है। सो ही नेवर थॉट ऑफ फाइटिंग विद द पुलकेशी टू। सो इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी पुलकेशी टू से लड़ने के बारे में नहीं सोचा। एंड दिस रिफर टू द रिटर्न ऑफ हिज किंगडम एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन सोवेल। आई थिंक कॉम्प्रोमाइज हो गया था कि भाई तुम तुम्हारा साउथ संभालो, हम हमारा नॉर्थ संभालते हैं, और एग्रीमेंट हो गया था एक, एंड फिर वो लोग कभी भी आपस में नहीं लड़े। ठीक है। अब हम ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पसंद है। वेल एज आई एम नॉट फेमिलियर विद द सॉफ्टवेयर एट ए टाइम, तो मैंने जो डिफरेंसेस है उसको वर्टिकल लाइन थ्रू करके इधर और इधर नहीं लिखा, बट आप लोग उसको आप इस तरह से या इस तरह से लिख सकते हो, बट ड्यू टू माई लिमिटेशन मैंने थोड़ा सा टेक्सचुअल फॉर्म में रखा है, क्योंकि भाई मुझे इतना सॉफ्टवेयर का बारे में पता नहीं चलता है एंड ऑल डेट। क्वेश्चन नंबर 10, डेट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट डे यूनिवर्सिटी एंड द नालंदा यूनिवर्सिटी। सो अर्लियर, आज से कुछ हजारों साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, और आज के टाइम पे जो प्रेजेंट डे यूनिवर्सिटी है वो भी आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। तो उस यूनिवर्सिटी में और आज की यूनिवर्सिटी में क्या डिफरेंसेस है? वेल हम लोग 1 पॉइंट प्रेजेंट डे यूनिवर्सिटी का करेंगे, तो 1 पॉइंट नालंदा यूनिवर्सिटी का करेंगे। ठीक है, बार बार बहुत ऊपर नीचे इमेज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। ओके, सो आज की यूनिवर्सिटी में क्या होता है? नो एंट्रेंस टेस्ट इज मैंडेटरी इन द प्रेजेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो अगर हम लोग को आज, जैसे हम लोग अपने कॉलेज स्टैंडर्ड 12 पास आउट करते हैं, तो हम लोग को इजीली कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, बस वहाँ पे सीट्स खाली होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट नालंदा? एट दैट टाइम, हजारों साल पहले, देयर वॉज अ कंपल्सरी टेस्ट एंट्रेंस फॉर द एस्पिरेंट इन दिस विद्यापीठ। सो अगर आपको ये वेल नोन नालंदा यूनिवर्सिटी में, आपको विद्यापीठ में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास करना ही होगा। ओके, अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं किया तो आपको नालंदा में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आई थिंक आज के थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी देते हैं। आगे, लॉजिंग एंड डाइनिंग इज चार्जेबल इन द हॉस्टल ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सो यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बहुत चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर मान लो से फॉर एग्जांपल मैं गुजरात के किसी बहुत ही दूर वाले गांव में रहता हूँ, आनंद वाले गांव में, एंड मुझे गांधीनगर की कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाता है। सो डेली अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो कुछ 150 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। सो मैंने क्या किया, मैंने गांधीनगर में ही कहीं पे कोई हॉस्टल ले लिया, या फिर कॉलेज की अगर हॉस्टल फैसिलिटी है तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, तो जहाँ पे मैं हॉस्टल का रेंट पे करूँगा। अब हॉस्टल में जो खाना बनता है, मैं उसके लिए भी मुझे पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो ये तो कॉमन चीज़ है, या तो मैं हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, या फिर मैं कहीं पे पब्लिक रूम हायर करूँगा, पेइंग गेस्ट, पीजी के भी आप लोग बहुत ऐड पढ़ते हो, तो वो हायर करूँगा। और खाना तो खुद बना सकता हूँ तो बनाओ, वरना फिर स्विगी करवाओ। आजकल तो यही सब चल रहा है। आगे पॉइंट नंबर 2, लेकिन नालंदा में क्या होता था? लॉजिंग एंड डाइनिंग वॉज फ्री ऑफ चार्ज इन दिस विद्यापीठ। वाओ, मीन्स वहाँ पे खाना खुद बनता था। ग्रेट, आई फील प्राउड फॉर देम। पॉइंट नंबर 3, प्रेजेंट डे यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पे, फीस आर चार्जेबल टू स्टडी इन प्रेजेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हाँ, आजकल हमसे फीस ली जाती है, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट वाले कम लेते हैं, बट प्राइवेट वाले तो जम के फीस लेते हैं। ओके, बट व्हाट अबाउट नालंदा? नो फीस वॉज चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट स्टडिंग इन दिस विद्यापीठ। वाओ, इसको बोलते हैं ट्रू एजुकेशन, इसको बोलते हैं सच्चा ज्ञान, क्योंकि ये लोग मनी माइंडेड नहीं है, इनके लिए ज्ञान ही सब कुछ है। और लेकिन हमारे यहाँ पे तो आपको एग्ज़ाम तभी देने मिलेगी जब आप फीस भरोगे। ऐसा हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं, प्रेजेंट डे यूनिवर्सिटी के बारे में। मास एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन द प्रेजेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सो टीचर्स कैन नॉट पे इनफ अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली। आप लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी, वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं और उनके सामने बहुत बड़ा हॉल होता है, एंड उसमें आई थिंक 100 से 200 स्टूडेंट तक बैठ के देख सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे मास एजुकेशन। एंड इसमें फिर टीचर हर एक बंदे का ध्यान नहीं रखेगा, भाई वो 176 का बंदा क्या कर रहा है, 24 वाले को नींद क्यों आ रही है। वो एक एक स्टूडेंट के प्रति अटेंशन नहीं दे पाएगा, उनके पास भी लिमिटेड
1 आवर का या 40 मिनट्स का टाइम होता होगा जिसमें उनको एक सिलेक्टेड टॉपिक फिनिश करना होता है, ठीक है। अब नालंदा में क्या होता था, टीचर्स पे पर्सनल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट इन दिस विद्यापीठ, और वो कैसे होता था, वेल टीचर स्टूडेंट का एक रेशियो रखा जाता था, ऑन एन एवरेज ऑन एवरी 12 to 15 स्टूडेंट एक टीचर होता था। बट यहाँ पे तो 200 स्टूडेंट के बारे में यू कैन इमेजिन वो प्रोफेसर नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये बहुत ही नॉलेजेबल आंसर था एंड आई होप आपको मज़ा भी आया होगा। ओके एक सेकेंड, आई थिंक मैं ज़रा जंप तो नहीं कर गया। ओके ओके ओके, सो नाउ ओनली 3 क्वेश्चंस आर पेंडिंग, शॉर्ट नोट ऑफ ह्यून सेंग, शॉर्ट नोट ऑफ हर्षवर्धन एंड आई थिंक लास्ट में एक गिव रीजन बच जाता है। तो पहले हम लोग ह्यून सेंग के बारे में शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं। आई थिंक आज मेरा एनर्जी लेवल कुछ ज़्यादा ही पीक पे है, सो एंजॉय करो। शॉर्ट नोट ऑन ह्यून सेंग। पॉइंट नंबर 1, Hyun Sang was a Chinese traveler who stayed in India for 15 years and visited 8 different places of India. Hyun Sang जैसा कि आप लोग जानते हो चाइनीज ट्रैवलर थे और वो इंडिया में उन्होंने 15 ईयर्स स्पेंड किए। ही वॉज बॉर्न इन 629 AD, तो उनका जन्म कब होता है, 629 AD में होता है। ऑन पॉइंट नंबर 3, ऑन द 15 years ही स्टेड इन इंडिया ही स्पेंड 5 years इन नालंदा विद्यापीठ स्टडिंग बुद्धिज्म। तो अपने 15 साल के इंडिया एक्सपीरियंस में उन्होंने 5 years नालंदा विद्यापीठ में स्पेंड किए थे। नालंदा विद्यापीठ प्रेजेंट डे बिहार में है, ओके। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं जो मेरी इमेज के बिल्कुल नीचे है। ड्यूरिंग हिज स्टे ही डिस्क्राइब द सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द पीपल एलोबोरेटली इन हिज डायरी। आई डोंट नो मैं इसको क्यों प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट एनी हाउ उन्होंने अपनी डायरी में इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में और रिलीजियस कंडीशन के बारे में अच्छे से मेंशन किया हुआ था। पॉइंट नंबर 5, ही वॉज अ पार्ट ऑफ द 6th बुद्ध रिलीजन कॉन्ग्रीगेशन हेल्ड बाय द किंग हर्षवर्धन एट प्रयागराज आज उसका नाम है। सो वो जो 6th रिलीजियस मीटिंग थी उन्होंने वो अटेंड की थी। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। सिंस ह्यून सेंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ द किंग हर्षवर्धन ही मेड लॉट्स ऑफ नोट्स अबाउट द किंग एंड हिज सब्जेक्ट। तो उन्होंने जितने भी किंगडम में से उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग की, उन्होंने अपने नोट्स में सब किंग्स के बारे में और इवन उनकी पब्लिक कैसे रहती है सब कुछ उन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ था। टुडे वी नो अ लॉट ऑफ हर्षवर्धन ओनली बिकॉज ऑफ द डायरी मेंटेन बाय द ह्यून सेंग। अगर ह्यून सेंग वो डायरी अपनी मेंटेन नहीं करते ना और चाइना नहीं लेके होते तो आज हमको ह्यून सेंग के बारे में इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने को नहीं मिलता। आई पर्सनली फील कि ये उन्होंने कुछ अच्छा ही किया, तो ये पहला चाइनीज था जो इंडिया के काम में आया। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। इन 645 ह्यून सेंग वेंट बैक टू चाइना, और उसके बाद फिर ये वापस चाइना चले जाते हैं। ही कैरिड मैनी बुक्स रिमेनेंट एंड स्टैचू विद हिम, तो अपने साथ बहुत सारी बुक्स, अपने साथ बहुत सारी मूर्तियाँ और चीज़ें ले गए थे स्टडी करने के लिए। However, he died in the same year. तो अनफॉर्चुनेटली चाइनीस भाई साहब हमारे उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो आंसर का साइज, देर आर ओनली 17 पॉइंट्स, ठीक है। सो हर्षवर्धन के बारे में 17 पॉइंट का शॉर्ट नोट कैसे पढ़ोगे? वेल इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, ओके। नंबर 1 कि आप ना एक एक पॉइंट को रट लो, ठीक है। 3 इडियट्स मूवी में नहीं था, चतुर रट्टा मार, सब एक एक पॉइंट को रट्टा मार लो। दूसरा ये है कि आप इस पूरी चीज़ को समझ लो और एग्ज़ाम के दिन आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको बस आंसर आपका खुद फ्रेम करना है, डेट्स इट। तो कौन सा मेथड बेटर है? क्योंकि अभी तो आप स्टैंडर्ड 7th में हो और 17 पॉइंट का शॉर्ट नोट आ रहा है, बोलो हद हो गई नहीं। संदीप सर तो बच्चों पे रहम भी नहीं खाते हैं, थोड़ा ऐसे नहीं कि 4-5 पॉइंट निकाल दें, नहीं निकाल सकते। रीज़न आप आंसर पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा, बट आगे अगर आप ऐसे ही शॉर्ट नोट पढ़ोगे रट्टा मार मार के तो आगे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। सो राइट नाउ अभी से ऐसी हैबिट कल्टिवेट कर लो कि आप लोग आंसर को समझ लो और 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेने का। एक बार तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एक बार आपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा हुआ है, प्लस मेरे वीडियोस भी अवेलेबल है, आप बार बार सुन सकते हो। नोटबुक में भी आप 1 टाइम लिखोगे तो 4 से 5 बार किसी चीज़ को आप बार बार सुनने के बाद आपको आई थिंक दिमाग में याद रह जाना ही चाहिए।
ओके, इतनी तो आपकी मेमोरी होनी ही चाहिए। ओके, हाँ, बहुत मैंने ज्ञान बांट लिया है, अब मैं शॉर्ट नोट पर शुरू करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, हर्षवर्धन कहाँ के राजा थे? हर्षवर्धन वॉज द किंग ऑफ थानेश्वर। ओके, वेरी सिंपल पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, when he become the king, his sister राजश्री was in imprisoned by the king of मालवा। जब ये राजा बनते हैं तो इनकी सिस्टर कहाँ होती है? इम्प्रिजन होती है। ठीक है। ही टुक द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड बुद्धिस्ट हर्मिस सेंट दिवाकर मित्रा टू फ्री राजश्री। सो ये अपने एक बुद्धिस्ट फ्रेंड की हेल्प लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, ही एट दिस पॉइंट ही रियलाइज्ड, जस्ट अ मिनट, At this point, he realized that his sister kingdom कन्नौज उत्तर प्रदेश did not have any king. So उनको ये रियलाइज होता है कि उसकी सिस्टर के किंग में अभी कोई राजा है नहीं. So he brought कन्नौज under him. Okay, बहुत सिंपल था. And this was the beginning of the expansion of the empire हर्षवर्धन. And यहाँ से अपने हर्षवर्धन की किंगडम का एक्सपांसन शुरू होता है. पॉइंट नंबर 7 जो मेरी इमेज के नीचे है. लेटर ही डिफीटेड देवगुप्ता. ठीक है, सिस्टर को किडनैप किया था देवगुप्ता, आप तो तेरी खैर नहीं, एंड देवगुप्ता को हरा दिया. द किंग ऑफ मालवा, कहाँ के किंग थे ये? मालवा के. एंड ब्रॉट मालवा अंडर हिज रूल. बराबर, बल्ले बल्ले, चलो मालवा भी अब अंदर आ गया. देन ही प्लान टू अटैक द गॉड किंग शशांक हु हैड किल्ड हिज ब्रदर. उसके भाई को गॉड के किंग शशांक ने मारा था, तो भाई बदला लेना तो बनता है. देखते हैं क्या करते हैं. शशांक वॉज अ पावरफुल किंग, लेकिन शशांक भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था, वो भी एक पावरफुल किंग था और बहुत अच्छी आर्मी थी. हर्षवर्धन को रिक्वायर अ ह्यूज आर्मी टू डिफीट हिम. बराबर, ऐसे महान किंग को हराने के लिए आपकी आर्मी दमदार और स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए. सो ही जॉइंड द हैंड्स विद भास्कर वर्मा द किंग ऑफ कुमरब आसम. सो उन्होंने क्या किया, अब ये जो शशांक थे उनके एक दुश्मन थे भास्कर वर्मन, इसके साथ इन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया, दोनों की आर्मी को मर्ज किया, दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और भाई चलो अब तो शशांक तेरी खैर नहीं. नाउ विद हिज हेल्प ही डिफीटेड शशांक एंड वन द मेजर पार्ट ऑफ हिज स्टेट. सो उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया, हर्षवर्धन एंड भास्कर वर्मन ने शशांक को हरा दिया. लेटर ही ऑल्सो वन सौराष्ट्र. बाद में इन्होंने सौराष्ट्र एरिया को भी जीत लिया जो अपना गुजरात में आता है. एंड फाइनली हर्षवर्धन प्रोसीडेड टूवर्ड द साउथ इंडिया. एंड बाद में वो फिर साउथ इंडिया की तरफ फोकस करने लगे. बट ही कुड नॉट डिफीट पुलकेशी टू. नहीं हरा पाए द किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया. दस हर्षवर्धन कुड नॉट रूल ओवर सदर्न रीजन. इसलिए वो कभी भी साउथ इंडिया में रूल कर ही नहीं पाए. क्यों? पुलकेशी टू को हरा पाते तो कर पाते ना. However, within a short span of 7 years, this great king conquered the major region of the North India and made a small state of Thanishwar a big empire. एक छोटे से राज्य से उन्होंने एक बड़ी सल्तनत खड़ी कर ली और पूरा नॉर्थ इंडिया लगभग उन्होंने अपने अंडर में कवर अप कर लिया. सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा. बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट. गिव रीजन है. गिव रीजन. हर्षवर्धन कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डोनर. एक बहुत ही बड़े दानवीर माने जाएंगे हर्षवर्धन. तो ऐसा क्यों? वेल, इसके लिए सिर्फ 5 पॉइंट हमको पढ़ने हैं. डेट इज ओके. किंग की स्पेलिंग में मैंने 2 आई लगा दिए, क्यों लगा दिए पता नहीं, पर आई थिंक बटन थोड़ा जोर से दब गया होगा तो 2 बार चला गया होगा. आई थिंक आप लोग ये मिस्टेक मत करना. किंग हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन. तो रिलीजन का एक बहुत बड़ा सम्मेलन वो ऑर्गेनाइज करते थे. ही डोनेटेड लेविसली इन दिस कॉन्ग्रेगेशन. और जब ये होता था तो बहुत खुल के दान करते थे. Point number 3. In fact, he used to donate his entire treasury in this congregation. And वो अपनी पूरी की पूरी तिजोरी खाली कर देते थे, खजाना पूरा खोल देते थे इस में. और आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये इनके लिए आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हुआ. ओके, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास कुछ पोर्शन तो हमेशा होना ही चाहिए, चाहे पैसा हो या खजाना. अभी इमेजिन करो, जो लोगों के पास कुछ सेविंग्स होगी वो लोग ही लॉकडाउन में अच्छे से सर्वाइव कर पाए थे. बट अभी जो लोग के पास बिल्कुल सेविंग नहीं थी उनको ज़्यादा लॉकडाउन में प्रॉब्लम हुई है ना. सो इतना तो अपने पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको आना चाहिए कि एटलीस्ट 4-5 महीने तक तो कुछ हम लोग ना भी करें तो भी बैठ के खा सकें. ठीक है. सो आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग रखना. चलो आगे बढ़ते हैं. एंड ही वुड इवन डोनेट द ऑर्नामेंट ऑफ हिज बॉडी एंड गिव देम अवे एज ए चैरिटी. मैंने आपसे कहा था ना कि ये लोग राजा लोग इतने दिलदार होते थे, अपने गले की अपने हाथों की मालाएं ऐसे ही गिफ्ट दे दिया करते थे.
ओके, आई यूज टू रिमेम्बर एक सीरियल में आता था कि एक आई, महाराज की जय हो, हाँ हाँ कहो, महाराज, महारानी ने बालक को जन्म दिया है, राजकुमार को जन्म दिया है, तो राजा तो खुश हो जाते हैं भाई, गले की माला निकाल के दे देते हैं। ठीक है, होता है, पैसा होना चाहिए बस। दस हर्षवर्धन कैन बी कंसिडर एज अ ग्रेट डोनर, इसलिए हम लोग हर्षवर्धन को एक बहुत ही अच्छा डोनर मानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक विद दिस सेशन मैंने आपके सेमेस्टर 1 की बुक पूरी कंप्लीट कर दी है। आई कवर ऑल द 9 चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो होप सो यू गाइस आर learning well. Keep learning, keep watching. Bye everyone. Okay, and take care.